सुप्रभात बच्चों। कल हमने अष्टक नियम के अपवाद के बारे में पढ़ा। आज देखते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और VSEPR थ्योरी। किसी भी सहसंयोजी आबंध संयोग करने वाले परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के फलस्वरूप बनता है। दो सहसंयोजी आबंधित परमाणुओं के बीच उपस्थित सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्म को आबंधी युग्म कहा जाता है। आबंधित परमाणुओं के अन्य संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उन्हें एकल युग्म या आबंधी युग्म कहा जाता है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म चाहे आबंधी हो या एकल हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा केंद्रीय परमाणु के चारों ओर एक निश्चित ज्यामितीय रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, जिससे अणु को एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त हो जाती है। यही विस्पर का सिद्धांत है या संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है। इसको देखते हैं। नंबर 1, किसी अणु की ज्यामिति तथा आकृति संयोजी कोष के उन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या आबंधी तथा एकल युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित होते हैं। नंबर 2, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अधिकतम संभव दूरस्थ स्थान पर रहते हैं। एकल युग्म, एकल युग्म आबंधी युग्म तथा आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण भिन्न भिन्न होता है। यह क्रम है एकल युग्म इज ग्रेटर देन एकल युग्म आबंधी युग्म इज ग्रेटर देन आबंधी युग्म। अर्थात सबसे अधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है और सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर में होता है। अब आबंधी युग्म की अपेक्षा केंद्रीय परमाणु की सतह पर एकल युग्म अधिक स्थान घेरते हैं। एकल युग्मों के बीच अधिक प्रतिकर्षण किसी अणु की ज्यामिति को विकृत करता है या बिगाड़ देता है। अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या के लिए यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी अणु की आकृति को जानने के लिए केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या इस सिद्धांत का आधार होती है। जैसे मान लें, अगर किसी
अणु के केंद्रीय परमाणु में 2 उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है। तो इस सिद्धांत के अनुसार दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म आपस को प्रतिकर्षित करते हुए एक दूसरे से अधिकतम दूरी यानी 180 डिग्री पर व्यवस्थित होंगे और अणु की ज्यामिति रेखीय हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर 3 संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं तो प्रतिकर्षण के कारण त्रिकोणीय, और अगर 4 हैं तो वो समचतुष्फल की आकृति को प्राप्त कर लेंगे। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या तथा केवल आबंध युक्त ABN प्रकार के अणुओं द्वारा प्राप्त की गई आकृतियाँ कुछ इस तालिका में हैं। जैसे अगर AB2 प्रकार का है, आबंधीय युग्मों की संख्या 2 है, इसकी व्यवस्था रेखीय होगी, इसमें 180 डिग्री का कोण होगा, और इसके उदाहरण है बेरिलियम फ्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। अगर AB3 प्रकार की है, आबंधीय युग्मों की संख्या 3 है, तो त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय व्यवस्था होगी, बंध कोण 120 डिग्री का होगा, इसमें है BCl3, BF3 और AlCl3। अगर AB4 प्रकार का है, 4 आबंधीय इलेक्ट्रॉन हैं, समचतुष्फल की व्यवस्था होगी, 109 डिग्री 28 मिनट, और इसके उदाहरण हैं CH4, SiH4, SiF4 और NH4 पॉजिटिव। ऐसे ही अगर AB5 प्रकार का है तो यह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय व्यवस्था होगी, और इसमें 2 प्रकार के कोण होंगे। एक कोण 190 डिग्री और उसके त्रिकोण के तल में जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। इसके उदाहरण हैं PF5, PCl5 और SPCl5। अगर AB6 है, 6 आबंधीय इलेक्ट्रॉन हैं, तो अष्टफलकीय व्यवस्था होगी और इसमें बंध कोण 90 डिग्री का होगा, और इसके उदाहरण है SF6 और TeF6। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मों के प्रतिकर्षण के कारण अणुओं की बनी हुई विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां हैं। अब केवल आबंधीय युग्म युक्त अणु को देखते हैं, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड और CH4। इनमें देखें अगर तो बेरिलियम फ्लोराइड में केवल 2 आबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, और ये अपने आप को 180 डिग्री पर प्रतिकर्षण के कारण व्यवस्थित करते हैं, इसकी ज्यामिति रेखीय हो जाती है। अगर बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखें तो इसमें 3 आबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, और इसकी जो ज्यामिति है ये त्रिकोणीय समतलीय होगी। ऐसे ही अगर मीथेन को देखें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, और ये एक समचतुष्फल की आकृति को प्राप्त होते हैं, जिनमें बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। आगे बढ़ते हैं, PCl5 को देखते हैं। PCl5 में फास्फोरस के चारों तरफ 5 आबंधीय इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, और ये पांचों इलेक्ट्रॉन युग्म अपने आप को एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसमें त्रिभुज के केंद्र में फास्फोरस होता है और त्रिभुज के तल का कोण 120 डिग्री, तथा जो अक्षीय बंध होता है, अक्षीय बंध और इक्वेटोरियल बांड के बीच की जो बांड एंगल होती है वो 90 डिग्री की होती है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में। ऐसे ही
सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 में चूँकि 6 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसलिए यहाँ पर सल्फर अष्टफलकीय ज्यामिति में अपने आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों को व्यवस्थित करता है और यहाँ पे बंध कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसमें केवल आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ही उपस्थित थे। अब एकल इलेक्ट्रॉन युग्मों या अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ इन ज्यामितियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। अब उन अणुओं आयनों की आकृतियां जिनके केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आबंधी युग्म तथा एक या अधिक एकल युग्मों से प्रदर्शित युक्त है। पहले टेबल में देखते हैं। AB2 प्रकार का अगर है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो आबंधी युग्मों की संख्या कुल 3, जिसमें एकल युग्म 1 है। इसकी ज्यामिति तो त्रिकोणीय समतलीय होगी, लेकिन एक किनारे पर एकल युग्म लगने के कारण इसकी ज्यामिति बंकित या बेंड हो जाती है। जैसे इसमें आता है ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। अगर AB3 प्रकार की अणु का प्रकार है, उसमें एकल युग्म है, तो आबंधी युग्म 1 और एकल युग्म 1 होगा। समचतुष्फलकीय आकृति में बनेगी, लेकिन एकल युग्म के कारण उत्पन्न विकार से यह आकृति त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी, जैसे अमोनिया है, फास्फीन है। अगर AB2 प्रकार का कोई अणु है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो आबंधी 2 और अनाबंधी 2, इसमें समचतुष्फलकीय आकृति के 2 किनारे एकल युग्मों के द्वारा भरे जाएंगे, जिससे इसकी आकृति में विकार उत्पन्न होगा और यह भी आकृति बंकित या बेंट हो जाएगी, जैसे H2O और H2S में है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। AB4 प्रकार की आकृति अणु की, इसमें 4 आबंधी और 1 एकल युग्म है। इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, लेकिन एक स्थान पर एकल युग्म के लगने से इसकी आकृति ढेकुली के आकार की, सीसा आकार की हो जाती है, जैसे सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अगर AB3 प्रकार की आकृति जिसमें 2 लोन पेयर हैं या 2 एकल युग्म हैं, तो यहाँ पर आबंधी 3, अनाबंधी 2, यहाँ भी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होगी, लेकिन 2 स्थान पर एकल युग्मों के लगने से इसका आकार T आकार का हो जाएगा, जैसे बनता है ClF3। अगर AB5 प्रकार का है, एक एकल युग्म है, तो इसमें आबंधी 5 और एकल युग्म 1 होगा। ज्यामिति इसकी अष्टफलकीय होगी, लेकिन एक स्थान पर एकल युग्म लगने से उत्पन्न विकार के कारण इसकी आकृति हो जाएगी वर्ग पिरामिडी। उदाहरण इसका है Br5। और लास्ट वन है AB4, जिसमें 2 एकल युग्म हैं और यहाँ पे आबंधी 4, अनाबंधी या एकल युग्म 2। ज्यामिति इसकी वर्ग समतली। उदाहरण है जिनान टेट्राफ्लोराइड। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अमोनिया अणु की आकृति। अमोनिया में केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर 3 आबंधी और 1 एकल युग्म है। इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होगी, लेकिन एकल युग्म के कारण उत्पन्न विकार से इसकी आकृति
ढेकुली सारी बंकित हो जाएगी तथा बंध कोण 109 डिग्री से घट के 107 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखते हैं H2O की ज्यामिति। H2O में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु की बाहरी कक्षा में कुल 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने के पश्चात इसमें 2 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा 2 एकल युग्म हो जाते हैं। समचतुष्फलकीय ज्यामिति के 2 किनारों पर 2 एकल युग्म के लगने के पश्चात उत्पन्न विकृति पर इसकी आकृति बंकित या बेंड हो जाती है और बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 104 डिग्री 104.5 डिग्री रह जाता है। तो ये था वेस्पर के सिद्धांत और उसके आधार पर बनी हुई कुछ अणुओं की ज्यामितियाँ। अब हम कुछ लुई बिंदु संरचनाओं के बारे में देखेंगे। किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं के बीच बने बंधों को जिस सूत्र या संरचना से प्रदर्शित किया जाता है उसे उस यौगिक का बंध सूत्र या संरचना सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक के एक अणु में सभी परमाणुओं के संकेत उनके बाह्यतम कोशों में के इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण और साझे को जिस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं उसे उस यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। कुछ यौगिकों के दिए हुए हैं, जैसे पहला यौगिक है सोडियम सल्फाइड। इसमें आप देखो सोडियम का 2 धनायन और सल्फाइड का 2 ऋणायन, ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनता है Na+ और S नेगेटिव में। सोडियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और सल्फर के द्वारा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्राइड में भी है। जल में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा दिखाया गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। जल में भी ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा है और एक इलेक्ट्रॉन का साझा दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में भी बंध बना हुआ है। ऐसे ही कुछ संरचनाएं हैं, क्रमशः फास्फीन PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस और क्लोरीन के बीच, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, कार्बन डाइऑक्साइड में भी वैसे ही कार्बन ऑक्सीजन के बीच, कार्बन टेट्राक्लोराइड में सभी के सभी एकल बंध हैं, एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ। एथिलीन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच लुई बिंदु संरचना है। एसिटिलीन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच और कार्बन कार्बन के बीच। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच। ये बिंदु और डॉट से प्रदर्शित करने की यह कुछ सामान्य विधियां हैं। इनको हम कहते हैं लुई बिंदु संरचना। इसमें
नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट आयन, अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की लुई बिंदु संरचनाएं दी हुई हैं। तो आज हमने वेस्पर का सिद्धांत और कुछ यौगिकों के अणुओं की या आयनों की लुई बिंदु संरचनाओं के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।